A very good morning to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with the very small chapter, that is Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So, student, in this chapter, what are we going to talk about? Industrial Employment Standing Order. क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर एंड कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. वी विल डू अ क्विक रिविजन, सो प्लीज पे अटेंशन. Firstly, to enforce uniformity in condition of service under different employers and different industrial establishment. अभी ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इस एक्ट का अगर हम नाम देखें तो क्या बोल रहा है ये एक्ट बात कर रहा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर. अभी ये एक्ट लेबर लॉ का पार्ट है एसबीआईएल में, पार्ट बी में लेबर लॉ का. एंड छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, आने को कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है. और अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, राइट. मैं तो सारे चैप्टर्स को इजी बोलती हूँ, बट देखो, क्योंकि आप एक बार एक चीज़ को समझ गए हो तो वो आपके लिए इजी है ना. जब तक कोई चीज़ नहीं आती तब तक वो डिफिकल्ट होती है, पर एक चीज़ जब समझ ली, सुन ली, लिख भी ली, तो वो अंडरस्टैंडेबल है और वो इजी है फिर आपके लिए. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है, मतलब व्हेन इट कम्स टू लॉ, बिकॉज यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आप में वो अब एक समझ आ चुकी है, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, एनीवे, यहाँ कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट इसलिए आया था कि अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है एक एरिया में, और हर एम्प्लॉयर अगर अगर अलग अलग नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स रखने लगेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर लेबर. इट विल बी अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एक इंडस्ट्रियल नेचर खराब हो जाएगा. तो इस चीज को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए गए हैं. सेकेंडली, द एम्प्लॉयर वंस हैविंग मेड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोन टू हिज एम्प्लॉयड वर्कमैन कैन नॉट चेंज देम टू डेट्रीमेंट और टू प्रेजुडिस. अभी क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करने से क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, सारे एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्री में यही चीज करते हैं. ठीक है, तो जो लेबर है, जो एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है फिर दूसरे एम्प्लॉयर के साथ, तो उसको भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है जो सारे एम्प्लॉयर फॉलो कर रहे हैं. दूसरा, एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पर्टिकुलर रूल्स फ्रेम कर लिए, फिर वो उनको चेंज भी नहीं कर सकता, नहीं चेंज कर सकता, वो भी बेनिफिट है. क्योंकि अगर वो पहले रूल्स बनाए फिर डिफरेंट कर दे, एक एक प्रेजुडिशियल मैनर में, कि शुरू शुरू में तो एम्प्लॉयज लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई तुम्हें ये बेनिफिट दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, और धीरे धीरे उसको चेंज कर दे, तो ये भी दिक्कत की बात है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक यूनिफॉर्मिटी लाता है. With the express written condition of employment, it is open for the prospective worker to accept them and then join. ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है कि एक पर्टिकुलर रूल्स को सुन के फिर एम्प्लॉय के ऊपर भी एक पावर होता है कि वो या तो इसको यूज करके रह ले ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ना रहे. The object of the act is to have uniform standing orders, right? The act applicable to all workers irrespective of their time of appointment. The act extends to whole of India to every establishment wherein 100 or more workers are employed. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अप्रूवल लेने के लिए आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20 वर्कर हैं तो चलेगा, लेकिन अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव कराने पड़ेंगे. तो जब भी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का नाम आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए, 100 और मोर, क्योंकि आपने ज्यादातर एक्ट में 10, 20 और मोर ये सब सुना है. 100 और मोर वर्कर, आप खुद सोचिए कि कम वर्कर के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ज्यादा वर्कर जहां पे, वहां पे यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए. अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 100 से कम वर्कर काम करते हैं, उनके ऊपर भी स्टैंडिंग ऑर्डर लग सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कितने समय का नोटिस दे दे, 2 मंथ प्रायर नोटिस. डेफिनेशंस हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि रिविजन है और डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता. आगे देखिए, सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर. अभी स्टैंडिंग ऑर्डर है क्या, इसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर से अप्रूवल लिया जाता है. जब अप्रूवल मिल जाता है फिर हम इस ऑर्डर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अभी ऑर्डर है क्या, ऑर्डर इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स. सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर्स टू सर्टिफाइंग ऑफिसर. ठीक है, अभी देखो एक एरिया है, गुजरात है, यहाँ पे ना अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है सेम इंडस्ट्री के. ये एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, इन सबके यहाँ पे 100, 150, 200 वर्कर काम करते हैं. ये सब क्या करते हैं, इकट्ठा ही एक स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव करा लेते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर से उस एरिया के. ये भी सही है. अब बार बार अलग अलग, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए एम्प्लॉयर के बीच में, तो ये सब करने से अच्छा सारे इकट्ठा ही कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं. चलिए पढ़ते हैं. Section 3 provides that within 6 months from the date on which this act becomes applicable to the industrial establishment, the employer, कितने समय में, 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर.
जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसको आप कितनी कॉपीज दे रहे हैं ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की? 5 कॉपीज दे रहे हैं. Standing order proposed by him for adoption in that establishment, such draft standing order shall be in conformity with the model standing order. कह रहे हैं जो आपने स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट दिया है ना सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज में, वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए. अभी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ दिया गया? इसी एक्ट के अंत में दिया गया. मॉडल मॉडल मतलब एक फॉर्मेट, कि इसी फॉर्मेट में आप दो. एंड शैल कंटेन एवरी मैटर, जो इसी के शेड्यूल में दिया हुआ है. तो आपकी स्टैंडिंग ऑर्डर में सारी बातें होनी चाहिए. ठीक है. Draft standing order shall be accompanied by a statement containing prescribed particular workmen, including the name of the trade union. हमारे कितने वर्कर हैं, हमारे ट्रेड यूनियन है तो उनका नाम क्या है, उसके लीडर कौन है, सब ये मेंशन होना चाहिए. If the industrial establishment are of similar nature, a group of employers owning those industrial establishment may submit a joint draft of standing order. As I said, that in a particular state or district, when there are 2 or more establishment are there, 3, 4, 5 establishments are there, they can submit common draft, right? So common draft can also be submitted by different employers. Condition for certification of standing order. Now, according to section 4 of that, standing order shall be certifiable if provision is made for every matter. अभी ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग एम्प्लॉयर्स ने किसको सबमिट करा? सर्टिफाइंग ऑफिसर. इन हाउ मेनी कॉपीज? 5 कॉपीज, राइट? सो एम्प्लॉयर is framing a draft standing order and is submitting this draft standing order to certifying officer. In how many copies? 5 copies. Now comes the duty of certifying officer to approve this draft standing order. So the draft standing order, in order to be certifiable, 2 major points need to be kept in mind. The first is that every matter stated in the schedule shall be there in the draft standing order. तो उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में वो सारी बातें होनी चाहिए जो एक शेड्यूल में दी गई हैं. सेकेंड, स्टैंडिंग ऑर्डर आर इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. देन फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. It is further provided in section 4 that it shall be the function of certifying officer or appellate authority to adjudicate upon the fairness or reasonableness of the provision of standing orders. Abhi, the first thing, employers. Second thing, draft standing order. Third thing, going to certifying officer. अभी क्या है, ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है इसके साथ एक स्टेटमेंट भी गई जिसमें सारे वर्कर्स का नाम है, ट्रेड यूनियन का नाम है और ट्रेड यूनियन के लीडर का नाम है, सब कुछ. आप कह रहे हैं ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर चाहेगा कि पास हो जाए. पास होने के लिए 2 चीजें देखनी है. एक तो शेड्यूल के हिसाब से सारे मैटर्स होने चाहिए और कंफर्मिटी होनी चाहिए. और ये कितनी हद तक फेयर है स्टैंडिंग ऑर्डर, इट डिपेंड्स ऑन द सर्टिफाइंग ऑफिसर. द एक्ट हैज इम्पोज्ड ड्यूटी ऑन द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू कंसिडर कि ये रीजनेबल फेयर है या नहीं. अभी सर्टिफाइंग ऑफिसर की ड्यूटी है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो मॉडिफिकेशन भी ला सकता है या वो एक्सेप्ट भी कर सकता है. Certifying officer is under legal duty to consider standing order in conformity with the act. If certifying officer finds that some provision as proposed by the employer relate to matters which are not included in the schedule, or he finds some provision unreasonable, he must refuse to certify the same. The certifying officer has a mandatory duty to discharge and act as in a quasi-judicial manner. Where a matter is not included in the schedule and the concerned appropriate government has not added in any item in the schedule, neither the employer has a right to frame a standing order enabling him to transfer his employees, nor the certifying officer has a jurisdiction to certify the same. कह रहे हैं शेड्यूल में जो जो मैटर लिखे हैं उसके बाद जाके अगर आपने कोई भी अपने ड्राफ्ट ऑर्डर में डाला तो उसके लिए वो सर्टिफाई भी नहीं करा जाएगा और वो आप कर भी नहीं सकते हो. कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस. सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. तो अभी तक तो ये बात आ रही थी कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या बातें होनी चाहिए, सर्टिफाइंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है. अच्छा, बच्चा कहता है, क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर. बच्चे कहते हैं ये तो एग्जाम में टॉपिक ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया. यहाँ पे देखिए सर्टिफाइंग ऑफिसर की पावर नहीं लिखी है. अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, यू शैल गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ 2-3 लाइंस, देन गिव द पावर्स जो सर्टिफाइंग ऑफिसर की है, देन कंक्लूड. राइट. अब यहाँ पे ये सब प्रोसीजर में देखिए सेक्शन 5 lays down the procedure to be followed by certifying officer. On receipt of the draft standing order, the moment certifying officer will receive the draft order from the employer, the CO, certifying officer, shall forward the copy to the
trade union or the work of the workmen, or when there is no trade union, then to the workmen such manner as may be prescribed together with the notice requiring objection. If the workman may desire to make in draft standing order. तो सीओ ने क्या करा, एम्प्लॉयर ने भेजा ड्राफ्ट ऑर्डर किसको, सीओ को. सीओ ने किसको भेज दिया आगे, टीयू को या फिर वर्कमैन, एज द केस में भी, या तो ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन. ऑब्जेक्शंस कितने दिन में बोला कि देखो अगर तुम्हें कोई ड्राफ्ट ऑर्डर में ऑब्जेक्शन है तो प्लीज हमें ऑब्जेक्शन लिख के भेजो, तभी मैं उसको पास करूंगा. ऑन रिसीव्ड ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है वर्कमैन को, तो वर्कमैन के ट्रेड यूनियन या वर्कमैन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको और एम्प्लॉयर दोनों को बिठाया जाता है कि आप बताइए कि कैसे इस चीज का रेजोल्यूशन निकाला जाए. और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं निकलता है देन सर्टिफिकेशन कर दी जाती है. कॉपी ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर विल बी सेंड टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन. इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, दिस एक्ट इज अ स्पेशल लॉ इन रिगार्ड टू मैटर्स in schedule and regulation by the employer with respect to matters which are mentioned in schedule. There are number of effect unless such regulation are notified. Register of standing order. Section 8 empowers the certifying officer to file copy of all standing order as certified by him. अभी standing order का सबसे बड़ा objective क्या है कि लड़ाइयाँ ना हो, dispute ना हो, और 100 से ज्यादा वर्कर है तो इससे पहले आप dispute act में आ जाएं. आप standing order is a measure. This act is a measure to control the dispute at a very ground level. तो अगर आपसे 100 से ज्यादा वर्कर है तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर लेने हैं. ड्राफ्ट करके सर्टिफाई कैसे कराने हैं, प्रोसीजर हमने सेक्शन 5 में देख लिया. ठीक है, अब इसके बारे में कह रहे हैं अपील्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन बी चैलेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव who can file an appeal before appellate authority within 30 days from the date of copies are sent to employer and the workers. तो देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है सर्टिफाइंग ऑफिसर से तो आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर. द एपेलेट अथॉरिटी उनका डिसीजन फाइनल होगा, या तो वो सर्टिफाइंग ऑफिसर का ऑर्डर को कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे. द एपेलेट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू सेंड द कॉपी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, चाहे वो कंफर्म हो गया या मॉडिफाई हो गया, टू द वर्कर्स एम्प्लॉयर विद इन 7 days. अभी क्या हुआ, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को हुई दिक्कत. तो एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपील कर लो एपेलेट अथॉरिटी के पास. कितने दिन में, 30 days. अभी 30 days में आप जा सकते हो. एपेलेट अथॉरिटी क्या करेगा, दोनों को बुलाएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को, एम्प्लॉयर को, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, उनकी बात सुनेगा. या तो स्टैंडिंग ऑर्डर को डिसमिस मॉडिफाई करा जाएगा या कंफर्म करा जाएगा, और जो भी कॉपी होगी दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को सेंड कर दी जाएगी. Standing order shall come into operation on expiry of 30 days from the date on which the copies are sent to employer. तो जैसे ही आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, 30 दिन के बाद से वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा. पोस्टिंग कहाँ लगाया जाए ये स्टैंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पर भी है उसकी एक कॉन्स्पिशियस जगह पे होना चाहिए, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना चाहिए और एक इंग्लिश में भी. ड्यूरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन एक क्लॉज है जो बोल सकता है कर सकते हो. कब कर सकते हो, सेक्शन 10 कहता है एम्प्लॉयर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो स्टैंडिंग ऑर्डर को, एक बार सर्टिफाई हो गया तो. सच मॉडिफिकेशन विल नॉट बी अफेक्टेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months. कब से कब, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को 6 महीना चलाओ, उसके बाद मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो भी उसके लिए तुम्हें सीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, 5 कॉपी दो एंड अगेन ट्रेड यूनियन को जाएगी. द सेम प्रोसेस जब आप मॉडिफिकेशन लाते हो तो ये हमारा पेमेंट ऑफ सब्सटेनेंस अलाउंस. एक बार ये पढ़ लीजिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है. हैव अ लुक. हाँ, statutory provision for subsistence allowance has allowed made under section 10A which was inserted by the amending act. ये याद मत रखिए, आगे देखिए. where any workman is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaint or charges misconduct him, the employer shall pay to the workman. यहाँ कह रहे हैं एक वर्कर है, 2 वर्कर है, दोनों ने लड़ाई करी और दोनों के ऊपर ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप उनको कितनी वेजेस देंगे, 50% तब भी देंगे क्योंकि इंक्वायरी में भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ. तो जब तक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही 50% देंगे पहले 90 दिनों के लिए, 90 days के लिए. 90 days मतलब तकरीबन 3 months. ये निकल जाएगा, उसके बाद अब उनकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है तो कितना परसेंट वेजेस देंगे, 75%. इसको बोलते हैं सब्सटेनेंस अलाउंस, जो एम्प्लॉयर को देना पड़ता है एम्प्लॉय को इन केस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है और उस पर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कह रहे हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है लेबर कोड या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का मेन मकसद यही है कि डिस्प्यूट का एक रेजोल्यूशन निकल सके और डिस्प्यूट तक बात ना जाए. टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर.
सेक्शन 12 ये कहता है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कैसा दिखता है, क्या-क्या मैटर्स है उसमें? आपके वर्कमैन का क्लासिफिकेशन, मैनर ऑफ वर्कमैन पीरियड, आवर ऑफ वर्क, शिफ्ट, अटेंडेंस, लेट कमिंग, डिडक्शन, मतलब जो एक वर्कर के साथ काम करने के लिए एक टर्म्स चाहिए होते हैं, वो सारे मैटर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में। और आपको सारे मैटर्स इंक्लूड करने हैं जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। ये तो एक फॉर्मेट बता रहे हैं, लेकिन शेड्यूल 1 में सारे मैटर्स हैं, वो सारे सेट आउट होने चाहिए आपके ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में, और अगर नहीं है तो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर सर्टिफाई नहीं होगा, और अगर उससे ज्यादा ही है तब भी सर्टिफाई नहीं होगा, तो आपको शेड्यूल 1 रेफर करना है, राइट। टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रिड्रेसल, अनफेयर ट्रीटमेंट में क्या होगा, और एनी अदर मैटर विच इज प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज शेड्यूल 1, right? So this was about our Standing Orders Act, which is like completed in no time. तो जब भी आप इसकी रिविजन कर रहे हो बस ये वीडियो देख लो एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसीजर पूछ सकता है, सेक्शन 5 वाला, वो ध्यान रखिएगा। सब्सटेंस अलाउंस पूछ सकता है एक हाइपोथेटिकल केस में कि अगर एक पर्सन है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो क्या एम्प्लॉयर को कुछ वेजेस पे करनी पड़ती है एज एनी अलाउंस? यस, एज पर दिस एक्ट यस, सब्सटेंस अलाउंस देनी पड़ती है, एंड पहले 90 दिन तक 50%, उसके बाद 75% जब तक इंक्वायरी चल रही है। अगर 90 दिन से पहले इंक्वायरी में कुछ प्रूफ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है देन यू हैव टू पे सब्सटेंस अलाउंस, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू रिविजन। टिल देन प्लीज स्टे काम, स्टे आउट, stay away from anxiety, and focus on your exams. Definitely they will go good. Any doubt you have, please reach back to me. You have all my contact details in the description box. You can take the notes from WhatsApp community. You can subscribe to Telegram channel. If there also you won't be able to find those notes, please reach back to me. Thank you so much.